Okay, hello everybody, how you all? कैसे हो आप लोग? Can you hear me and can you see the screen? Yes, sir. Okay, fine. See, actually, हम लोग चाहते हैं, मैं personally चाहता हूँ कि we should start with coordination compounds, but there are students who want to start electrochemistry. तो क्या चाहते हो? Should we go with coordination compound या फिर electrochemistry? अगर आपको जैसा लगे वो लो। सर कोई भी करो। Actually देखो, there are certain things जैसे electrochemistry थोड़ा सा difficult जाता है। क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एट द इंटरसेक्शन, मतलब उसमें जो कंसेप्ट्स लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए तुमको आयनिक अच्छे से आना चाहिए, तुम्हें ये थर्मोड अच्छे से आना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक अच्छे से आना चाहिए, रेडॉक्स आना चाहिए, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आना चाहिए अच्छे से, तो डिफिकल्ट हो जाएगा काफी। और दूसरा कि नहीं हो पाएगा इतने कम समय में, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेटिवली आसान है और जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन। सर प्रोबेबली कितने दिन लगेंगे इसको खत्म होने में? देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, लगभग हो जाएगा खत्म। लगभग बोले 1.5 घंटे के लेक्चर में 10 लेक्चर, 10 नहीं, पहले हो जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे कैसे, 8, 10, 11 तक में तो हो जाना चाहिए। फाइन। सो देखो, कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली इजी टॉपिक है। कुछ यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स ये है कि तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स जो है वो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी, जो केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स है ना, ये अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज इनऑर्गेनिक का कंटिन्यूएशन में तो बेसिक जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। पर्टिकुलरली कौन कौन से टॉपिक्स, वीवीटी, एक्सरसाइज 3 और 4 का वो खुद से ट्राई करो यार। ठीक है, खुद से ही ट्राई करो, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो। हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड तो होता ही है ना, टाइम मिलेगा तो वील कीप अ डिस्कशन फॉर एक्सरसाइज 3 एंड 4। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पहला प्री रिक्विजिट ये है कि हाँ राज, रिकॉर्ड तो होता है ना, अपलोड तो होता ही है रिकॉर्डिंग, इट इज बीइंग अपलोडेड। तो बेसिकली तुम्हें ये आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सबको याद होगा, पढ़ा होगा सबने, मतलब रिवीजन में होगा। बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है वहां पे, एमओटी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आना चाहिए। तो सी, यदि हम बात करें कोऑर्डिनेशन में, नोट्स शेयर करें, नोट्स तो आता है ना ग्रुप में, नोट्स आता है ग्रुप में ना। तो अब देखो, बेसिकली कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो ज्यादातर कंपाउंड्स जो कलरफुल कंपाउंड्स और पिगमेंट्स है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। जैसे तुम देख रहे हो, दिस इज क्लोरोफिल, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है, और ये जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। लाइकवाइज हीमोग्लोबिन में यहाँ पर आयरन सेंट्रल एटम है, और ये सराउंडिंग कंपाउंड जो है दे आर फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी देखो, यदि हम इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि इंट्रोडक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है लीगेंड का, और लीगेंड क्या करता है, मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। सो विल सी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। सबसे पहली चीज इसमें हम लोग ये जानते हैं कि these are the compounds formed by D block metals with ligands। अब देखो, यहाँ पर एक टर्म आया ligands। Many of you might know what is a ligand। ठीक है, देखो डी ब्लॉक की खास बात क्या होता है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करें तो दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। ये सबको पता है ना, वी वेंट बैक टू केमिकल बॉन्डिंग। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत ज्यादा दे हैव वेरी हाई वैल्यूज ऑफ पोलराइजिंग पावर। एवरीबॉडी ये सबको पता है? अरे यार हाँ ना बोलो, प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो। ठीक है, तो अब देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर में अब देखो 3D सीरीज के बाद आएगा फिर 4D सीरीज,
ठीक है, फिर आएगा 5D सीरीज, लाइक वाइज 6D या 4F आएगा, 5F आ जाएगा, राइट। तो ये लैंथेनाइड्स होंगे और एक्टिनाइड्स, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पोलराइजिंग पावर नीचे जाने पे तो बढ़ता ही है ना, पोलराइजिंग पावर will increase further as we move down the group. Is that clear? Because lanthanide actinide contraction हो जाता है और उसके बाद sizes काफी छोटे होने लग जाते हैं. Is that clear everybody? Say yes or no? Polarizing power नीचे जाने पे progressively बढ़ता है. अब देखो क्या है यहाँ पे in this chapter हम लोग we will mostly study, और थोड़ा बहुत इनके बारे में ही पढ़ेंगे, but mostly 3D के बारे में ही पढ़ेंगे. We will mostly study, ज्यादातर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इनके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, मोस्टली स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ 3D सीरीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सॉरी कंपाउंड छूट गया, कंपाउंड्स ऑफ 3D सीरीज, ज्यादातर हम 3D सीरीज की ही बात करेंगे, अभी स्टार्ट ही किया है, ज्यादातर हम 3D सीरीज के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो अभी कोऑर्डिनेशन ये लिख लिया है ना सबने, हम लिगेंड इंट्रोड्यूस करेंगे, सर लिख लिया है, यू कैन मूव फर्दर। सर 1 मिनट से, ठीक है वेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और उनके आयंस होते हैं, बेसिकली दे हैव वेरी हाई वैल्यूज ऑफ पोलराइजिंग पावर, उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि दे हैव वेरी हाई टेंडेंसीज टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी उनके अंदर काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जो पोलराइजिंग पावर है ये डी ऑन एफ ब्लॉक में नीचे जाने पे बढ़ती है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो बनाते डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर? ज्यादातर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं जिनकी, या फिर जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मोस्टली these are formed by D and F block elements and cations having high polarizing power, एक मिनट रुक जाओ। जैसे क्या मैग्नीशियम भी बनाता है ना क्लोरोफिल में, जैसे Be2+ हो गया, Mg2+ हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ये लिख लो सब लोग। आगा हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो अब देखो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे वो जिनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, इट इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली वो बनाएंगे जिनकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है। इसमें ज्यादातर आ जाते हैं कौन कौन से, इसमें ज्यादातर आ जाते हैं डी और एफ ब्लॉक वाले, और कुछ ऐसे भी आयंस आते हैं जैसे Mg2+ हो गया, Be2+ हो गया, Al3+ हो गया। Al3+ उतना नहीं बताता है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आ गया, एक हमने लिखा है कि ये डी ब्लॉक जो है ये बनाते हैं क्या, किसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिगेंड्स के साथ। तो अब देखो लिगेंड क्या होता है, एनीबॉडी डू यू नो व्हाट इज अ लिगेंड? देखो these are the compounds with high polarizability, and which can donate, and they can donate an electron pair easily। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जिनको पोलराइज करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर?
ऐसे कंपाउंड जिनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे सकते हैं। देखो इसको हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कोई गलत तो नहीं होगा ना। लुईस बेस भी तो इलेक्ट्रॉन देता ही है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं, वेपर फेज में न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारे टर्म्स भी यूज करें तो गलत नहीं है, बट लीगेंड एक स्पेशल टर्म है जो कि इनऑर्गेनिक में ही यूज होता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, ठीक है। व्हाट इज पोलराइजिंग पावर एंड व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी। यार यार ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। मतलब वी हैव मूव बैक टू केमिकल बॉन्डिंग अगेन। पोलराइजिंग पावर क्या होता है बताओ प्रथमेश। पोलराइजिंग पावर ऑफ एन आयन, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कटायन है और इसका ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये अनायन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ दिस कटायन टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ इट्स अनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जैसे ये पोलराइज्ड आयन हुआ, दिस इज पोलराइज्ड आयन एंड दिस इज अनपोलराइज्ड आयन, दिस इज अनपोलराइज्ड आयन, ठीक है। तो ये जितना अपने तरफ खींचेगा उसको बोले, इसकी एबिलिटी को बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। पोलराइजिंग पावर जो है क्या होता है, पोलराइजिंग पावर is the ability to pull the electron cloud of ligand। यहां पे तो हम ligand के ही टर्म में बात करेंगे, ठीक है। पोलराइजिंग पावर इज फॉर कटायंस एंड पोलराइजेबिलिटी फॉर अनायंस। देखो पोलराइजिंग पावर तो ऑब्वियसली कटायन के लिए होता है, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे कटायंस भी पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी इज फॉर अनायंस ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा है। यहां पर जो जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वो अनायन के लिए ही पढ़ा था, ठीक है। I hope it is clear what is polarizing power and what is polarizability. देखो ligands are the compounds which have a very high tendency to donate electron pair, right? Ligands are the compounds which have very high tendency to donate electron pair. And देखो तो ligand का क्या है, ligand की हम बात करें, ligand को तुम Lewis base बोल सकते हो, ligand को you can call it Lewis base, but ये हर बार सही नहीं होगा, approximately बोल रहे हैं। तो इसकी it has a tendency to donate electron pair, it has a tendency to donate electron pair, ठीक है। और यहां पर तुम देखो D एंड F ब्लॉक मेटल्स एंड देयर आयंस, इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। दे हैव अ टेंडेंसी टू क्या बताओ, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अब होता क्या है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होता है, व्हेन अ लिगेंड डोनेट्स, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए जैसे तुमने ल्यूइस एसिड पढ़ा था, ल्यूइस एसिड क्या होता है, ल्यूइस एसिड अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो डी और एफ ब्लॉक के तो बहुत ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना। तो व्हेन अ लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनटू द वेकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर सीधा बोल सकते हैं वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल, then coordination compounds are formed. Is that clear? Then coordination compounds are formed. और इसको सीधा हम बोलेंगे क्या, लिगेंड दे रहा है, लिगेंड इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं लिगेंड मेटल केमिस्ट्री, दिस इज लिगेंड मेटल केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दिस इज आल्सो कॉल्ड लिगेंड मेटल केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? ये लिख लिया सबने? इसमें किसी को कोई डाउट है?
नमन और ऊपर करूं? वरद, ठीक है, और ऊपर करूं? और ऊपर? डन। अब नीचे कर ले। शुड आई स्क्रॉल डाउन? अब तो हो गया होगा ना। पोलराइज्ड कटायन का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे Fe3+ हो गया। पोलराइज्ड कटायन का एग्जांपल NO+। विल गिव यू एग्जांपल्स, वेट। जो कटायन पोलराइज होता है इज NO+। यू कैन रेज योर हैंड, तुम लोग बोल सकते हो। आई थिंक यू हैव द राइट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। रिटन एवरीवन? I'll give you example, please wait. इतना लिख लिया क्या? ठीक है। अब देखो लिगेंड क्या हो सकता है, मेटल क्या हो सकता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो मेटल आयंस क्या क्या हो सकते हैं। Fe2+ मेटल की तरह काम कर सकता है, Fe3+ काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकते हैं, Be2+ काम कर सकता है, ठीक है ना। और लाइकवाइज बहुत सारे हैं, लाइक यू कैन आल्सो कंसीडर CO2+ एक्सेट्रा। तो ये सेंट्रल मेटल की तरह काम करेंगे या फिर मेटल आयंस की तरह काम करेंगे, जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं लिगेंड्स की। तो देखो लिगेंड क्या है, लिगेंड इज समथिंग व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लिगेंड डज नॉट हैव एनी चार्ज। ये चार्ज में नेगेटिव चार्ज का लिगेंड भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज का लिगेंड क्या हो सकता है, देखो नेगेटिव चार्ज का लिगेंड है जैसे I-, यू कैन टेक I-, Cl-, CH3COO-, ठीक है, ऑक्सलेट C2O4 2-, SO4 2-, Br-, बहुत सारे हो जाएंगे एक्सेट्रा। लेविस एसिड बोल सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। देखो एक्चुअली लिविस एसिड हम बोल सकते हैं, बट लिविस एसिड में एक कॉन्सेप्ट क्या होता है अद्वैता, कि वहां पे और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखता है। मैं जैसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे ऑक्टेट लिगेंड को लिविस बेस बोल सकते हैं, वो ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद, क्योंकि डी ब्लॉक में ऑक्टेट का कोई जनरल रूल होता ही नहीं है, यहाँ अलग कॉन्सेप्ट है। फाइन, आई विल टेल यू व्हाई। यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या है, देखो H2O जो है ये एक क्या है, एक डाइपोल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पॉजिटिव। तो H2O जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है मेटल को, तो ये भी एक लिगेंड की तरह काम कर सकता है ना। जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है एक डाइपोल में, वो न्यूट्रल होते हुए भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली NH3 की हम बात कर ले, NH3 की बात करें तो NH3 के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, राइट। तो अब ये NH3 जो है ये भी मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेटल को, तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड होने के बावजूद, मतलब न्यूट्रल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब नाउ देखो ऐसा नहीं है कि लिगेंड्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज के या फिर न्यूट्रल ही होते हैं, मतलब देयर कैन आल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी हो सकते हैं। लिगेंड कैन आल्सो बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सी जैसे तुम्हारे पास एक एग्जांपल है NO+, ठीक है। एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। NO+, दिस इज NO, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। NO is a compound, NO is a gas, so NO+ is another compound। तुम देखो NO का एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 15। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। तो NO+ का क्या हो जाएगा, 14, और बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो जब ये NO से NO+ बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है इसका,
समझ में आया या नहीं आया? जब ये NO से NO प्लस बनेगा तो ये इस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया इसका, 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो अब कई बार NO प्लस जो है, मतलब NO जो है लिगेंड की तरह काम करता है और फाइनली NO प्लस बन जाता है। और इसमें एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, FeH2O, ठीक है, 5NoSO4, जहां पे ये NO प्लस की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे NO से NO प्लस में क्यों कन्वर्ट हुआ, ये NO से NO प्लस में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखो NO प्लस होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, NO प्लस में तुम देखोगे तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 3 बॉन्ड है, राइट, और वो प्लस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे लाई करता है, ना कि किसी एलिमेंट पे। ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये NO प्लस पे जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज किसी एलिमेंट पे होगा या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे ओवरऑल होगा, बताओ। ये जो प्लस लिखा मैंने, ये क्या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, करेक्ट। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, नीचे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं भैया, आप तो ऊपर ही लिखा है, ऊपर स्क्रॉल डाउन। इसमें किसी को डाउट है? अब देखो अभी यहाँ पे क्या है इसका, तुम देखोगे कि एक बॉन्ड सिग्मा है और 2 बॉन्ड पाई है। तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे कैन बी पोलराइज्ड इजीली, दे कैन बी पोलराइज्ड। समझ में आया? पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पोलराइज्ड, तो दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अब देखो NO इज नॉट अ Lewis base but it is a ligand. NO is not a Lewis base but it is a ligand. Is that clear? NO plus is again not a Lewis base but it is a ligand. तो सारा Lewis base ligand नहीं होता है। Is that clear? या फिर सारा ligand Lewis base भी नहीं होता है। NO plus जो है it is a ligand but it is not a Lewis base. इनफैक्ट यदि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा फेमस कंपाउंड है। देखो हमारे ब्लड में एक कॉम्प्लेक्स होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है, और वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, वहां पे हेमोग्लोबिन O2 को ट्रैप करता है, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में घुल जाता है ब्लड में, जिससे अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। अब हेमोग्लोबिन में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। जनरल है लिविस बेस बट हर जगह नहीं होता। जैसे NO प्लस इज अ लिगेंड बट इट इज नॉट अ लिविस बेस, CO इज अ वेरी गुड लिगेंड बट इट इज नॉट अ लिविस बेस। अब तुम देखो CO भी लिगेंड क्यों है, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो पोलराइज हो सकता है ना, मैं लिखवा दूंगा। तो इसका मतलब जब CO कैन ऑल्सो एक्ट एज ए लिगेंड, और जब ये CO लिगेंड की तरह काम करता है तो ये हेमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बना देता है और उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है, जिसके कारण इंसान को सफोकेशन फील हो सकता है। हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो O2 को काफी कम डिसॉल्व कर पाता है, ठीक है, बट CO को बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर पाएगा। जनरल टर्म बोले तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास O2 के पास एक ही है, तो ये ज्यादा आसानी से घुल जाएगा। ये सिंपल टर्म्स में है, इसके पीछे और भी कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो है बेसिक बता रहा हूं मैं। CO न्यूट्रल लिगेंड के केस में लिखा है, अथर्व CO न्यूट्रल में लिखा है मैंने, ठीक है। तो इनफैक्ट तो यहां पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स can also be polarized. Pi electrons can also be polarized. NO प्लस वाली बात कर रहे हैं। NO प्लस में देखो क्या है, NO प्लस में जो प्लस चार्ज है वो किसी एलिमेंट पे नहीं है, इट इज ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे यार जवाब दो। तो अब ये जो NO प्लस जो है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे है। तो अब इसमें तुम देख रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड 1 है और पाई बॉन्ड 2 है। तो अब ये जो पाई बॉन्ड है दे कैन बी पोलराइज्ड। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है दे कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर?
तो अब हम एक बात बोलें तो लीगेंड एक बड़ी चीज है। देखो एक लीगेंड को हम यदि एक सुपर सेट बनाते हैं ना, लीगेंड को हम एक सुपर सेट बनाते हैं तो ल्यूइस बेस उसका सबसेट होगा। ल्यूइस बेस उसका सबसेट होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल भी लीगेंड का सबसेट ही है। एवरीबॉडी कुछ बोलो। न्यूक्लियोफाइल भी लिगेंड का सबसेट ही है। जैसे ल्यूइस बेस क्या करता है? ल्यूइस बेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑब्वियसली रहने दो, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं जाएंगे। बट हम एक जनरल बात करें तो लिगेंड एक सुपर सेट है और ल्यूइस बेस उसका सबसेट है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कैसे? अरे सारे ल्यूइस बेस इलेक्ट्रॉन देंगे ना, बट सारे लिगेंड इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। जैसे NO प्लस थोड़ी ल्यूइस बेस है। न्यूक्लियो, अच्छा ये बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल और बेस सब सेम है क्या? ऑल बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस में? देखो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ में आ रहा है? ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। लीगेंड के लिए सिर्फ देखो, एक्चुअली तुम बात करोगे ना, जैसे तुम बात करोगे LiOH, अरे जैसे बात करो NaOH, तो NaOH क्या न्यूक्लियोफाइल है? NaOH न्यूक्लियोफाइल है? नहीं ना। तो NaOH बेस है ना। हाँ अब बताओ NH3 न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, वो भी बेस। अरे NH3 गैस फेज में न्यूक्लियोफाइल होगा ना। है ना। तो ये Gas बेस भी है phase। और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो हाँ हम बोले कि न्यूक्लियोफाइल एक बड़ा सबसेट हो गया और बेस उसका छोटा क्या बोले, न्यूक्लियोफाइल एक सुपर सेट है और बेस सबसेट है। सबसे तो यहाँ पे ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट सबसेट। अब देखो इसको डायरेक्टली हम रिलेट नहीं करेंगे बिकॉज केमिस्ट्री में इसको सुपर सेट और सबसेट में मैं नहीं डालूंगा अभी, बिकॉज यहाँ पे आ सकता है एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ सबसेट वाली बात मैं नहीं कर सकता। NO प्लस का शॉर्ट में बताओ। ओके अरे NO प्लस में क्या है कि NO में 15 इलेक्ट्रॉन होता है एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यदि तुम काउंट करोगे तो नाइट्रोजन के पास 7 है और ऑक्सीजन के पास 8 है, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ डोनेट करता है बट बेस को लोन पर अवेलेबल भी करना पड़ता है। देखो यदि पानी में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो दे ही देगा ना वो, और डिपेंड कर रहा है लेने वाला क्या है। न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बस उसको। अब वो न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देता है, बट बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन H+ को देता है। इज दैट क्लियर? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा, बट बेस अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ H+ को देगा। इज दैट क्लियर? किसने पूछा था ये डिफरेंस होता है प्राइमरी डेफिनेशन वाइज। नहीं वी विल नॉट, अभी रुक जाओ, विल हैव नॉट स्टार्टेड। अब आगे की चीजें मत पूछो। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है, विल सी दैट। तो ये देखो NO प्लस वाली बात करें, NO में 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कैसे होता है? दिस इज एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। 3 कैसे होगा? दिस इज एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब NO से NO प्लस कन्वर्ट होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए NO प्लस आराम से बन जाता है। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये तो बड़ा फेमस कंपाउंड है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड। तो अब यहाँ पे NO प्लस बन जाता है NO से, और NO प्लस में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब और इसमें किसी को डाउट है? हो गया सबका? आर्यन रिटर्न? नहीं सर। ठीक है लिखो फिर।
देखो अभी तक हमने क्या बेसिकली डिस्कस किया है, वी हैव बेसिकली स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, न्यूक्लियोफाइल, लीगेंड, ये सारी बातें करी हैं। और लीगेंड के लिए सीधी सी बात इतनी है, देखो मैं सबका प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो लीगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है, वो भी ठीक है, बट लीगेंड कहीं से भी इलेक्ट्रॉन देगा, लीगेंड इलेक्ट्रॉन पाई वाला भी दे देता है। तो लीगेंड के लिए सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए इसको, अब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है, किसी को भी दे देता है और गैस फेज में देता है, बट बेस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ H+ को देता है। बेस अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देता है और H+ का हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होता है, समझ में आ रहा है। तो बेस से इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है, बेस से इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है। बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको देता है जिसका पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है, यानी H+ को। तो बेस से इलेक्ट्रॉन लेना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये बात समझ में आ रही है? देखो यदि हम बोले हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कहीं भी किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनीवन, किसी को भी, इन एनी स्टेट, कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब मर्जी तब दे सकता है, ठीक है। और बेस क्या करता है, बेस सबको इलेक्ट्रॉन नहीं देता। बेस क्या करता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करने पे एक ब्राउन रिंग बनती है, वही है साहिल, वही है। बेस क्या करता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू H+। क्या है, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर वाला है इसका, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है इसका अमंग ऑल द कटायंस। ये समझ में आ रहा है ना कैसे? और वो भी इन वाटर, वो भी पानी में। इज दैट क्लियर? एंड लिगेंड इज समथिंग व्हिच कैन सिंपली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको कहा, कोई कंडीशन नहीं है लिगेंड के साथ, और वो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स बनता है। इज दैट क्लियर नाउ? एक बार NO की केस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होगा कि नहीं ये बताओ एक बार। अरे कितनी बार बताया यार मैंने, NO में 15 इलेक्ट्रॉन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है नहीं समझ में आ रहा है? पंद्रह इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, 15 इलेक्ट्रॉन एज पर ये मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर इसमें कुछ नहीं है, 7 नाइट्रोजन के पास और 8 ऑक्सीजन के पास, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन पे हाँ ऑलमोस्ट न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड एक तरह के ही हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन पे देखो, 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 और 14 पे 3, तो 15 से 14 आने में इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना। इज दैट क्लियर? तो अब देखो इसीलिए एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें NO+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब NO+ के पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब Na+ के पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली NO+ के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखो तुम न्यूक्लियोफाइल देखो और लिगेंड और ये लिविस बेस, इज दैट क्लियर नाउ? अभी भी डाउट है? आगे बढ़ जाएं अब। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड पे ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, लोन पेयर देता है, लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाँ सही है। देखो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली लोन पेयर देता है, ये बात सही है, और लिगेंड कुछ भी दे सकता है, मतलब कहीं का भी इलेक्ट्रॉन वो दे देगा। नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर ही देता है, और ये बॉन्ड पेयर भी दे सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। फाइन, तो देखो अब ये जनरल डिस्क्रिप्शन था कि अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब मेटल की पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा है और लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी काफी ज्यादा है, तो उनके बीच में जो लिगेंड मेटल केमिस्ट्री बनेगा उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलेंगे।
अब देखो नॉर्मली टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जहां तक हमने पढ़ा है बहुत सिंपल है। पहला होता है सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, दे dissociate completely in aqueous solution. They dissociate completely in aqueous solution. ये पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे NaCl Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। सो दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन, ऐसा बोले तो कोई दिक्कत है? दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन, तो ये रिलेटिवली आसान है। अब देखो नेक्स्ट आता है डबल सॉल्ट। व्हाट इज अ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट बोलो इसको या फिर मिक्स्ड सॉल्ट बोलो। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट क्या होता है, देखो हम भी अपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट, इसमें कुछ इस तरह के सॉल्ट होते हैं, जैसे क्रायोलाइट, ये अर्थ के क्रस्ट में मिलता है क्रायोलाइट, Na3Al(F6), यानी ये कैसा होगा, हाँ स्पिनल, दैट इज करेक्ट, स्पिनल इज ऑल्सो अ मिक्स्ड सॉल्ट, Fe3O4 हो जाएगा, जैसे 3NaF.Al(F3). अब देखो हो क्या रहा है, ये Al3+ का टेंडेंसी है कि ये अट्रैक्ट करेगा F- को, ठीक है। Al3+ का टेंडेंसी है कि अट्रैक्ट करेगा F- को, तो F- Al, अब यदि दूसरे NaF के साथ भी है ना, तो उसका भी F- ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अब देखो क्या है, ये F- जो Na और F के बीच में है, उससे ज्यादा ये खींच लेगा इसको। तो यदि तुम क्रिस्टलाइज करवाओगे इसको, यदि तुम क्रिस्टलाइज करवाओगे, मतलब NaF और Al(F3) दोनों का सॉल्ट है, उसको क्रिस्टलाइज करवाओगे, तो क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा इसको और ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और कितना फ्यूज हो रहा है ये समझ में आ रहा है, कितना तक फ्यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम देखो 6 तक जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर 6 पे ही क्यों रुक गया, ये कोई बता सकता है? एवरीबडी, 6 पे क्यों रुक गया? एनीबडी कैन यू आंसर दिस? जैसे 6 पे मतलब एक Al3+ जो है टोटल 6 F- को अट्रैक्ट कर रहा है, 6 से ज्यादा क्यों नहीं जा रहा है? एल्यूमिनियम डज नॉट हैव D। एक्चुअली ये रीजन नहीं है, एल्यूमिनियम के पास तो D ऑर्बिटल होता है अभिलाषा, चार्ज बैलेंस तो रहेगा ही ना, 8 भी अट्रैक्ट कर देगा, तो एक्चुअली रीजन नहीं है। देखो 6 ऑर्बिटल में कोवलेंट बॉन्डिंग टाइप हो रहा है ना, तो देखो इसके पास पहले से 3 है, तो 3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनता है, 4 में sp3 बनता है, 5 में क्या होता है, 5 में sp3d बनता है, और 6 ऑर्बिटल जब इंगेज हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। और सिमेट्रिकल कौन कौन सा है, सिमेट्रिकल है sp2, sp3 और sp3d2। तो अब ये रुकते वहीं पे हैं जहां पे सिमेट्रिकल पहुंचे, तो 3 के बाद 6 पे रुक जाएंगे। 7 जो है sp3d3 अनसिमेट्रिकल है। इज दैट क्लियर? ऑर्बिटल फुल नहीं हुआ है, खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ये समझ में आया? सेंट्रल एटम Al है तभी ये सबको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से ये मिक्स सॉल्ट बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट है, दिस इज अप्रोक्सीमेट, नो प्रॉपर ओवरलैप, नो प्रॉपर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉपर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सिमेट्री अचीव करने के लिए बेसिकली 6 तक जाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, यहां पर कोई भी प्रॉपर ओवरलैप हो ही नहीं रहा है। बॉन्ड्स आर स्टिल आयनिक, बॉन्ड्स आर स्टिल आयनिक, बॉन्ड्स अभी भी आयनिक ही हैं। ये बस एक अप्रोक्सीमेट अट्रैक्शन है। मतलब देखो अप्रोक्सीमेट अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक लड़का है जो कि एक, देयर इज अ बॉय, ठीक है, देयर इज अ बॉय, और वो सपोज ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल इन अ डिफरेंट बैच। अब होता क्या है, जैसे ये सेक्शन 1 में पढ़ती है तो ये भी सेक्शन A में ही चला गया, ये सोच करके शायद इससे बातचीत होगी, तो बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गर्ल, बट इनकी एक्चुअली में कभी बात होती नहीं है, तो ये उम्मीद में ही जी रहा है। समझ में आ रहा है?
या नहीं आ रहा? अरे यार, ये समझ में आया? अरे यार, समझ में आया नहीं आया? एक्चुअली में Al3+ ये सोच रहा है कि बॉन्ड बनाएगा F- के साथ, बट एक्चुअली में इस केस में बॉन्ड बनता ही नहीं है कभी। बट ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोच के रखा है कि यहाँ पे मेरा सिमेट्री होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसने पूरी फैमिली प्लानिंग कर रखी है, बट यहाँ पे बॉन्ड बनता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये जो अरेंजमेंट लेकर के बैठेगा, ये तो स्टेबिलिटी के हिसाब से ही बैठेगा, बट यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है, स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। एक्चुअली में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, राइट? ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड्स आर, यहाँ पर बॉन्ड्स आर स्टिल आयनिक, यानी कि Al3+ ये सोच के बैठा था कि हम 6 बॉन्ड बनाएंगे, sp3d2 रखेंगे, जीवन सुखी से बिताएंगे सिमेट्री के साथ। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता ही नहीं है एक्चुअली में, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। तो अब जब ये पानी में जाएगा, अब जब ये पानी में जाएगा, इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? 3Na प्लस प्लस 3F माइनस प्लस Al3 प्लस प्लस 3F माइनस, ये सारे आयंस अलग हो जाएंगे, मतलब पानी में जाते ही सारे रिश्ते खत्म। इज दैट क्लियर? तो ऑल द आयंस, द सॉल्ट। पर सर, हाँ, पर सर अगर मतलब है, मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जुड़ेगा? हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं फिर NaF, AlF3 ऐसे कैसे लिख सकते हैं फिर, वंडर अगर कोऑर्डिनेशन अरे ही नहीं देखो, है तो? कई बार क्या होता है ना कि इंटरैक्शन फिजिकल होता है, समझ में आ रहा है? हम्म, कई बार इंटरैक्शन फिजिकल होता है, इसको समझाने के लिए मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो एक बच्चा कोचिंग से घर की तरफ जाता है और बीच में एक कॉफी शॉप पे एक लड़की बैठती है, ठीक है, तो वो रोज इसी रास्ते से जाता है इस उम्मीद में कि उसको देखेगा। तो यहाँ से जा तो रहा है, बट इनका इंटरेक्शन कभी नहीं हो रहा, तो ये जा क्यों रहा है? उम्मीद है। ये सिर्फ एक फिजिकल इंटरेक्शन है, यहाँ पर एक्चुअली में बॉन्ड कुछ बनता ही नहीं है, सिर्फ अरमान है। एजम्पशन बोल सकते हैं। एजम्पशन नहीं है, एक वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन है जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सका। ओके, अरे कुछ बॉन्ड्स टेम्पोररी होते हैं, जैसे तुम क्रॉस कर रहे हो, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, बट वहां बॉन्ड बनेगा नहीं यार, इससे अच्छा एग्जांपल क्या दूं मैं? ठीक है सर, समझा। वो सिर्फ कुछ समय के लिए इंटरेक्शन है, वो बॉन्ड नहीं बनता है। वहां पर वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन जो है, दैट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर। ठीक है, और मैग्नीशियम भी तो जैसे पिछले बार दिखाया था, बॉन्ड बना रहा है 4, एक्चुअली में वो 4 बॉन्ड थोड़ी बना रहा है। नहीं, मैग्नीशियम वाला पूछ रहे हो क्या? मैग्नीशियम तो बना रहा है ना, वो क्लोरोफिल में बनाता है वो। नहीं सर, ये सॉल्ट 3NaF हाँ, AlF3 का इसमें नहीं आप बन बोले रहा। ना। हाँ, salt gives all the ions in the aqueous solution। यहाँ पे एक्चुअल कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, these interactions are completely van der Waals, there is no chemical bond, but Al3+ जुगाड़ जो है बिल्कुल वैसे ही करना चाहता है जैसा स्टेबिलिटी के हिसाब से चले। अब ये लिख लिया सबने? सर वो सिमेट्रिकल का क्या बोला था आपने? अरे तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना, कि जब sp2 हाँ। हाइब्रिडाइजेशन होता है, सारे बॉन्ड एक बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं, बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं। sp3 में भी सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बराबर होते सर हैं। सिमेट्री मतलब पता है, मतलब उससे इसको कैसे रिलेट किया है कुछ? सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, ये तुमने पढ़ा है किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में हाँ पढ़ा हाँ, है। तो इधर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो। हाँ, तो सिमेट्री कहाँ कहाँ पे है? sp2 sp3 sp3d2 में, तो वही बनना चाहेगा ना। क्रायोलाइट फ्यूज करने का मतलब, जैसे क्रिस्टल बनता कैसे है? अर्थ के क्रस्ट में सॉल्ट सूख जाते हैं तो उससे बन जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। अब देखो उसी तरह का एग्जांपल और भी है, जैसे K2SO4 डॉट
Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, SO4 माइनस जो है, देखो यहाँ पे भी Al, देखो तुम यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे भी 4 ही बन रहा है टोटल, देखो एक एल्यूमिनियम 4 के साथ बना रहा है। तो रीजन वही है कि Al3 प्लस अपने SO4 2 माइनस के साथ साथ इसके भी SO4 2 माइनस को अट्रैक्ट करता है, इसलिए रिजल्टेंट ये है कि दोनों फ्यूज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? Fe3O4 इज ऑल्सो अ डबल सॉल्ट, FeO डॉट Fe2O3, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये जो है Fe3 प्लस वाला इसको साथ साथ इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और दोनों फ्यूज हो जा रहे हैं। आगे बढ़े? फाइन। So these are called double salts, and double salts एक मिनट देखना है, वो 1 मिनट रुको, नीचे नीचे। हाँ, achieving symmetry, done? Okay. हाँ, अट्रैक्शन होगा बट बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट? अट्रैक्शन है बट बॉन्ड नहीं बनेगा, सारे अट्रैक्शन बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट होते हैं। अब हम देखो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सॉल्ट है K4FeCN6, K4FeCN6, ये ब्रैकेट है। तो इसको जब पानी में डालोगे तो पता है क्या होता है, ये K प्लस छोड़ जाता है Fe का साथ, बट ये पानी में नहीं टूटता, Cn माइनस नहीं निकलता इसके साथ। यानी यदि तुम द सॉल्ट ऐसा बोल सकते हैं, डज नॉट गिव एनी टेस्ट फॉर Cn माइनस आयन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस Fe के और इस Cn के बीच में जो अट्रैक्शन था वो प्रॉपर बॉन्ड बन गया है ना। यहाँ पे जो इंटरैक्शन है वो तो कोवलेंट बॉन्ड का शेप ले चुका है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड पानी में थोड़ी डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे Fe2 प्लस और Cn माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, और वो कोवलेंट बॉन्ड है ऑब्वियसली, इसीलिए ये पानी में फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। तो इस तरह के सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, और इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। अब जैसे मान लो तुमने इस तरह से रख दिया कुछ, लेट से K2FeCl6 इस तरह से, तो ये 2K प्लस प्लस FeCl6 2 माइनस में डिसोसिएट होता है। तो ये भी, यदि ये सॉल्ट डज नॉट गिव -2 चार्ज, क्या है, अरे ये 2K प्लस है तो ये -2 होगा ना, न्यूट्रल होना चाहिए। डज नॉट गिव any test for Cl minus ion. Is that clear? ऊपर वाले में -4 होगा, हाँ सही है, ऊपर वाले में -4। अब ये जो ओवरऑल चार्ज है कंपाउंड के ऊपर होगा, एंड दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्वड इन बिटवीन। Is that clear? Okay. सर K4 एंड कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या है? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है,
और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? अरे जो पानी में टूट गया वो आयनिक था और जो नहीं टूटा वो कोवेलेंट था, यही ना? किसी चार्ज किसी इंडिविजुअल एलिमेंट पे नहीं है, वी विल सी दैट, वो तो हम आगे की बात कर रहे हैं, देखेंगे आगे। तो ये समझ में आया कॉम्प्लेक्स का मतलब। यहां पे Fe और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, यहाँ तो लिगेंड मेटल बॉन्ड है, यहाँ तो प्रॉपर बॉन्ड है, और वहां पे बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही थी बट बॉन्ड बना नहीं था, वो वंडर वाल इंटरेक्शन था, ये केमिकल बॉन्ड है, मतलब वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? So these kind of salts are called coordination salts. इनको coordination salt क्यों बोलते हैं? These are called coordination salts because of complex ion किसे कहते हैं? ये वाला आयन जो है complex है, इनको coordination salts बोलते हैं because of formation of coordinate bond between metal and ligand. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना मेटल और लिगेंड के बीच में, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स बोलते हैं। रिटन एवरीवन? Okay, fine. So let us move on to the next page. सर वेट, एक ही रह गया है। ठीक। There is one type of ligand, Prathamesh. There is not one ligand. There is one type of ligand. जैसे Cl माइनस ही है चारों तरफ। Okay, done now. Fine, done. Please स्ट्रक्चर पे अभी नहीं जाएंगे, we'll move in a sequence. ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर पे भी नहीं जाएंगे, we'll move in a sequence. Fe और Cl में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, करेक्ट। अब देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, आयंस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पानी में जाने के बाद आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो आयन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और जिस आयन का पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, तो दे आर मेड फॉर ईच अदर, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है, और उनका हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसमें बनता है? जब एलिमेंट की पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है और अनायन की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक तो है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है। देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 11, और ये क्या होगा, फॉर्म्ड बाय ग्रुप 12। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, ग्रुप 12 क्या आ जाता है, ग्रुप 12 जानते हो ना क्या है, इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तुम्हें याद होगा, और ये क्या आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इनके साथ दिक्कत क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? What is the problem with group 12? Why do these form imperfect complexes? तब तक तुम सोचो, मैं रीजन सोचो, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो जैसे K4FeCN6 को पानी में डालोगे तो ये बनाएगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, है ना,
और यहाँ पे ये कोई भी टेस्ट नहीं देगा, नो टेस्ट फॉर Cn माइनस, मतलब इसमें Cn माइनस वाली कोई विशेषता है ही नहीं। बट यहाँ पे क्या नहीं, आंसर कोई सही दिया नहीं अब तक। यदि तुम KdCN4 को पानी में डालोगे ना तो ये 2K प्लस CdCN4 बनेगा, और साथ में ये कॉम्प्लेक्स जो है ये फर्दर डिसोसिएट होने लग जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, CdCN3, एक माइनस गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस। अब ये समझ में आया? हाँ, वेदांत सही बोल रहा है, वेदांत गुड, योर आंसर इज करेक्ट। अरे जरा समझने की कोशिश करो, इसके पास लिगेंड क्यों आ रहा है? लिगेंड मेटल के पास ये सोच के आ रहा है कि इसके पास खाली ऑर्बिटल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उससे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। वेकेंट डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट in even in zero oxidation state and common oxidation state and common oxidation state and common oxidation state। अब जरा देखो, कोई वैकेंट खाली ऑर्बिटल रहेगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तो खाली ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन देगा कहां पे? Zn देखो क्या होता है 30, आर्गन 4s2 3d10, और यही कॉन्फ़िगरेशन कैडमियम और मरकरी का भी रहेगा। अब इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसमें भी देखो ना क्या है कॉन्फ़िगरेशन 3d10। अब लिगेंड इसके पास जाके भी सुखी नहीं रहेगा। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। Cu और Ag में होता है, बट दे कैन एक्साइट, अभिलाषा इन केस ऑफ Cu एंड Ag दे कैन एक्साइट द ऑर्बिटल्स, मतलब जो 4s1 3d10 है ना, उसमें D9 कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है और D आगे चला जाता है। वो आगे हम देखेंगे Cu और Ag में क्यों होता है ऐसा। Cu और Ag में हम देखेंगे वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जिंक बुला रहा है अपने दोस्त को कि आओ मेरे घर में रहो, ठीक है, बट देखता है जब उसका दोस्त आता है तो देखता है घर में कमरा ही नहीं है खाली। इज दैट क्लियर? तो अब लिगेंड जाएगा तो कहां जाएगा? तो लिगेंड इसको छोड़ने लग जाता है। सो दैट इज व्हाई द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर नॉट परफेक्ट। बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, जहां पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे लिगेंड कुछ रहेगा और यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? वैकेंट 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 वैकेंट, ये वैकेंट खाली। इनमें कौन सा बॉन्ड होगा इम्परफेक्ट के केस में? जो भी जिंक कैडमियम मरकरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, सारे बॉन्ड इम्परफेक्ट ही होते हैं क्योंकि खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। एवरीबॉडी क्लियर है? आगे बढ़ जाएं तो फाइन। आगे नहीं बढ़े क्या? यशराज नहीं लिखा अभी तक? वैकेंट डी ऑर्बिटल का स्टेटमेंट फिर से बोलूं? अरे वैकेंट डी ऑर्बिटल कहां है? देखो ना, D10 भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तुम घर में किसी को बुला रहे हो और कमरा एक भी नहीं है, एवरी रूम इज ऑक्यूपाइड, सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारा गेस्ट कहां जाएगा? फिर गेस्ट आएगा ही नहीं। इम्परफेक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि उनका जो कोऑर्डिनेशन, ये जो बॉन्ड है दैट इज नॉट परफेक्ट, मतलब वो टूट जाता है। यहाँ पे Fe जो है Cn का साथ नहीं छोड़ेगा, बट यहाँ CnCd के साथ छोड़ देता है, यही मतलब है। तो इसमें क्या दिक्कत है? आई थिंक थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। इम्परफेक्ट का मतलब है पानी में जाके Cn माइनस निकल जाएगा, और परफेक्ट का मतलब है नहीं निकलेगा। रीजन वही है, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है, यहाँ खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो देगा किसको इलेक्ट्रॉन? और यहाँ दे सकता है खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन।
तो बेसिकली व्हाट हैव वी लर्नड, अभी तक हमने सीखा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस, मतलब बाय एलिमेंट्स particularly from group 3 to 11. CD के पास खाली ऑर्बिटल कहाँ है? CD lies in group 12, so it will have the same configuration as Zn. अरे सेम ग्रुप में सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है ना. फाइन. तो सी अभी हम आगे बढ़ जाते हैं. आवर टॉपिक इज राघव शास्त्री, व्हाई आर यू asking for the access of my screen? अभी टॉपिक है वेरियस टर्म्स used in coordination compounds. See, हमारा टॉपिक है वेरियस टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अलग अलग टर्म्स होते हैं जो कि यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. ठीक है, वी विल सी एट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. देखो, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, हम एक टर्म यूज करते हैं सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. दैट इज आल्सो यूज्ड एज CMA. CMA बहुत आसान तुम्हें मिल जाएगा, कई जगह क्वेश्चन में CMA लिखा रहता है. CMA का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम. तो अब ये सेंट्रल मेटल का एटम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CMA? व्हाई हैव वी यूज्ड सेंट्रल मेटल? देखो, तुम जरा समझने की कोशिश करो कि सेंट्रल क्यों हमने यूज किया. जैसे मान लो तुम्हारे पास एक टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री है. टेट्राहेड्रन, तो टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री में क्या होगा? टेट्राहेड्रन में मान लो ये मेटल है और ये है लिगेंड. ठीक है, तो अब ये जो टेट्राहेड्रन बना, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मेटल होगा ना. हम बात कर रहे हैं किसमें? टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं. ये तो हमने सॉलिड स्टेट में भी देखा था कि टेट्राहेड्रन कैसे बनता है. तो यदि इफ द कॉम्प्लेक्स इज अ टेट्राहेड्रन, then the central metal will be at the geometrical center of tetrahedron. Is that clear? बॉडी सेंटर नहीं, टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं हम. क्यूब की बात कर ही नहीं रहे, हम टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं. अरे जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन टेट्राहेड्रन के सेंटर पे होता है. जैसे मान लो ये इस तरह का कुछ तुमने लिया है टेट्राहेड्रन, तो ये इस टेट्राहेड्रन का सेंटर है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर. तो ये तो सेंट्रली हुआ. तो जब लिगेंड होगा, मेटल लिगेंड, तो लिगेंड मेटल से बॉन्ड बना रहा है, तो वो भी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा ना. एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, if it is a tetrahedral geometry, then it will be tetrahedral. Everybody write it down. ये फोटो थोड़ा अच्छा नहीं बना, चलो ठीक, कोई बात नहीं. Written everyone? चलो अब आगे बढ़ते हैं. नहीं लिखा अभी तक तो लिखो फिर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट आता है क्या? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा? जैसे ये मान लो मेटल है और ये लिगेंड चारों तरफ से, ठीक है, और एक ऊपर से और एक नीचे से. सो दिस बिकम्स ऑक्टाहेड्रन. इज दैट क्लियर? तो अब मेटल कहां पे होगा? मेटल एटम
will be present at the center of octahedron. Is that clear? सिमिलरली एक और ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे जब आएगा तब देखेंगे. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई हैव वी यूज्ड सेंट्रल मेटल. इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ जाए. एवरीबॉडी रिटन? ठीक है. अब टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल. प्रीवियस पेज क्या दिक्कत है? नहीं, ये 3D है. 2D में दिखा ऐसे रहा हूं, 3D है ना प्रथमेश, ये 3D है. टर्म्स के अंदर ही है ये. जो अभी चल रहा है वो टर्म्स ही चल रहा है. टर्म्स लंबा चलेगा, बहुत सारे टर्म्स हमें पढ़ने हैं. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम क्या है. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की बात करें कि क्या होता है, तो वही होता है जो तुमने पहले पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है. जैसे K4FeCN6 है तो Cn माइनस होता है और K प्लस होता है, तो इसका मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू माइनस 1 0 है. तो ये क्या आया बताओ? X आ गया +2, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, नया कुछ नहीं है. जैसे मान लो K2PtCl4 है और तुमसे पूछा गया सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन क्या है, तो तुम क्या करोगे? 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज 0. So x minus 2 is 0. X is equal to +2. Is that clear, everybody? आर्यन तुमको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, उसमें बहुत लेट होता है, ठीक है, पीडीएफ से लिख लो. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं नया. एवरीबडी इज दैट क्लियर? वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? जैसे K4FeCN6 है तो Cn माइनस होता है, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज है और इसके ऊपर +1 चार्ज है, राइट? तो अब देखो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -1 इज 0 बिकॉज ओवरऑल चार्ज 0 है. तो सॉल्विंग फॉर x विल गेट x इज इक्वल टू +2. समझ में आया नहीं आया? दिस इज हाउ वी डू इन रेडॉक्स रिएक्शंस. लाइकवाइज यहाँ पे भी 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -1 0 है, तो x क्या है? +2. इस तरह से हम निकाल रहे हैं. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. श्लोक रिपीट कर रहे हैं. हाँ, इट विल ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही आंसर देगा ना. ऑक्सीडेशन नंबर जो तुमने रेडॉक्स रिएक्शन में निकालना सीखा था, दैट इज व्हाट इट इज. इट इज नथिंग एल्स. ठीक है, आगे बढ़ जाएं या कुछ और एग्जांपल करें? इसका निकालो कोबाल्ट का, CoCl3Cl2. हाइपर वैलेंट, यहां तो कुछ भी हो सकता है, आर्यन वैलेंसी. यू विल सी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में वो सब देखेंगे क्या एग्जैक्टली होता है. सी इन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स. +5 आएगा श्रेया, इट विल बी +5. देखो x है, x +3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 इज 0. So x minus 5 is 0. So x is equal to +5. Everybody, is that clear? तो ये बड़ा आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है, ठीक है. अब देखो एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन
एंड कभी कभी अलग भी आता था रेडॉक्स में। तो उसमें तो स्ट्रक्चर ही देखते थे ना वेदांत, उसमें तो स्ट्रक्चर ही देखते थे। तो यहाँ स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो देख लेना, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, सी व्हाट लेट अस अंडरस्टैंड प्लीज। अरे किसका आवाज आ रहा है यार, म्यूट कर देता हूँ सब। देखो हमारे पास टर्म है, हमारे पास टर्म है कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन स्फीयर। जैसे अपने पास एक सॉल्ट है K4FeCN6, K4FeCN6। तो यहाँ पे ये वाली स्फीयर जो हमने पैरेंथेसिस में डाला है ब्रैकेट में, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और यहाँ पे ये वाला जो है उसमें हमें क्या मिला है, उसमें आयनिक बॉन्ड है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो स्फीयर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्फीयर है विल कॉल इट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये वाला जो बॉन्ड है ये आयनाइजेशन है, तो इसको यहां से आयनाइजेशन होता है तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो मैं समझा देता हूं फिर से कि इसका क्या मतलब है। जैसे ये एक्चुअली में 6 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह का होगा ना, कुछ इस तरह का ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये एक स्फीयर मान ले हम, तो इस स्फीयर को एक मॉलिक्यूल बता देंगे, है ना, ये ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री है। और K प्लस तो इसके बाहर ही होगा ना 4। तो ये क्या हुआ, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यदि इसको एक स्फीयर की तरह बताएं। और K प्लस एक्चुअली इसके चारों तरफ होगा। जैसे मैंने 4 K प्लस लिख दिया तो एक यहाँ बता सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं, ऊपर बता सकते हैं, नीचे बता सकते हैं। तो ये स्फीयर जैसे एक ऑक्टाहेड्रल का बन गया, ऑक्टाहेड्रल। तो K प्लस तो ऐसे होगा ना 4 अलग अलग जगह पे। दिस इज ऑक्टाहेड्रन, बोल सकते हैं FeCN6 4 माइनस। तो ये इसके बाहर होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख दिया और ये आयनाइजेशन स्फीयर लिखा। ये समझ में आया? CS is coordination sphere and IS is ionization sphere. Is that clear? और इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। ये ऑक्टाहेड्रन क्यों हुआ, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाया। एक्चुअल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट फिर भी हम 6 बॉन्ड पे ऑक्टाहेड्रल बना ले रहे हैं क्योंकि sp3d2 हो जाएगा। एक्चुअल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि कैसे बॉन्ड बनता है, क्या थियरी इन्वॉल्व है, आगे चल के देखेंगे। रिटन एवरीवन? श्रेयस देखो क्या है कि Fe जो है कुछ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक स्फीयर बन जाएगा Cn माइनस के आसपास जो है उसके कारण। और ये स्फीयर बन जाएगा, उसके बाद K प्लस के जो आयंस है ना उसके बाद आ जाएंगे। तो ये यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो बाहर होगा आयनाइजेशन स्फीयर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ वैलिड है क्योंकि बॉन्ड तो कोवेलेंट बन ही रहे हैं ना। आयनाइजेशन स्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आयंस निकल रहे हैं ना बाहर, इसीलिए इसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। मतलब यहाँ से आयनाइजेशन हो रहा है, ये वाले आयंस बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल प्रथमेश, बॉन्डिंग के बेसिस पे ही स्फीयर डिसाइड किया है। Everybody done? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
देखो कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है, एक होता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, डायग्राम फिर से देखना है तुम्हें, देखो सीएमए के अंदर ही है ना सेंट्रल एटम, सीएमए के अंदर कुछ नहीं होता है, सीएमए के अंदर आयरन का न्यूक्लियस होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सेंटर पे होता है सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है अथर्व। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अभी भी टर्म्स ही चल रहा है, सी दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक टर्म्स, ये टर्म्स इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है अभी भी टर्म्स ही चल रहा है, दीज आर वेरियस टर्म्स, एक होता है हेमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हीटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अरे अभी स्फीयर वगैरह ज्योमेट्री वगैरह बात नहीं कर सकते हैं, अभी हम स्फीयर मान लेते हैं, ज्योमेट्री जो आएगा हम बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के बाद ही बात कर पाएंगे उसके ऊपर, एग्जैक्टली कौन चीज कैसी आती है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो सिर्फ टर्म बता रहे हैं कि इसका नाम क्या होता है ये समझ लो, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये समझ लो, अभी तो सिर्फ नामकरण देख रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है, जब किसी के घर में जाओगे तो तुमसे बताते हैं कि हमारे चाचा है फूफा है, वही चल रहा है अभी, तो ये अभी टर्म सुन लो एक बार क्या है, उसके बाद कैसे बॉन्डिंग होता है, उसके बाद क्या होता है वो सब बाद में करेंगे ना डिस्कस, तो अभी टर्म्स ही चल रहा है। क्या डाउट है तुम्हारा प्रथमेश? अभी ज्योमेट्री का कोई रोल नहीं है, ठीक है अभी हम सिर्फ टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें सारे लिगेंड एक तरह के हैं, ऑल द लिगेंड्स surrounding the central atom, all the ligands surrounding this CMA are same, सब एक तरह के ही होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास K4FeCN6 है, तो ये सारे लिगेंड एक तरह के ही है ना, सारे लिगेंड एक तरह के ही हैं, वन टाइप ऑफ डोनर है इसमें, तो ये हो गया होमोलेप्टिक, ठीक है फिर आता है क्या हीटेरोलेप्टिक, ठीक है हीटेरोलेप्टिक का मतलब क्या है, लिगेंड्स ऑल द लिगेंड्स या आर डिफरेंट या फिर सम ऑफ द लिगेंड्स आर डिफरेंट, ऐसा ना लिख करके हम लिखते हैं the CMA is surrounded by more than one type of ligand, ऐसा लिख देते हैं the CMA is surrounded by more than one type of ligand, is that clear? The CMA is surrounded by more than one type of ligand, समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, एग्जाम्पल है CONH3 होल 4 Br2Cl, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें CMA के आसपास क्या है, NH3 भी और Br माइनस भी है, यहाँ पे CO तुम देखो CO+3 is surrounded by two types of ligand, surrounded by CMA मतलब वेदांत तो रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब पे आ जाता है उसको देख लेना है ना, CMA is central metal atom, CO plus जो है CMA is surrounded by two types of ligand, that is कौन सा NH3 and Br माइनस, तो ये हीटेरोलेप्टिक हो गया, CMA is in coordination sphere, obviously CMA तो coordination sphere में ही रहेगा ना, वही तो बॉन्ड बना रहा है,
एवरीबॉडी डन? सेंट्रल मेटल एटम इज CMA, लिखवाया तो था अभी। चलो नहीं हुआ अभी तक? देखो वी आर गोइंग थ्रू द वेरियस टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, पहले हम उसको सीखेंगे। Cl माइनस, ऑब्वियसली ये Cl माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज दिखाते नहीं है। ये सब टॉपिक CMA के अंदर नहीं आते यार, अजीब प्राणी हो भाई। ये वेरियस टर्म्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अरे यार अजीब कर रहे हो, CMA के अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं क्या? ये these are various terms which are used in coordination compounds। अरे जैसे तुम्हें बताया, जैसे तुम्हें एक मूवी दिखाते तो क्या बताते हैं कि ये मूवी में ये पात्र है, इस जगह पे घटना होगी, पहले तुम्हें पात्रों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो तुम्हें ये बताया गया है कि पहले चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। तो मेन है मेटल सेंट्रल एटम डी ब्लॉक वाला, फिर क्या लिगेंड, फिर बताया गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगेंड, बेस, न्यूक्लियोफाइल, इसकी थोड़ी चर्चा हुई। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने बताया टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कि कौन जो है प्रॉपर बॉन्ड बना रहा है, कौन सा प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक टर्म्स देखने लगे। बताते हैं ना कि देखो ये फैमिली में ये चाचा है, फूफा है, ताऊ जी है, तो वो सबको जानोगे, उसके बाद कहानी पढ़ोगे। तो अभी वही इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फैमिली में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम एक पात्र था, और उसके बाद बाकी चीजें भी और वैसे ही हैं। इज दैट क्लियर? तो देखो हमने टर्म में क्या क्या पढ़ा है। वी हैव रेड, हाँ ये भी पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। अब देखो हम एक चीज पढ़ते हैं, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। इट इज डिफाइंड एज, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड ऐसा डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, denticity of a ligand is defined as the number of coordinate bonds formed by a ligand with the central atom. Is that clear? It is defined as the number of coordinate bonds formed by a ligand with the central atom. डेंटिसिटी का मतलब क्या है, समझ में आया? डेंटिसिटी, दांत में क्या होता है, कोई दांत ऐसा होता है कि जो मसूड़ों में एक जगह पे बॉन्ड, एक जगह पे फिट होता है, और कई जगह पे दो दो जगह पे फिट होता है। तो जैसे यदि जैसे Cl माइनस मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो इसको हम बोलेंगे, यदि डेंटिसिटी 1 है, यदि डेंटिसिटी 1 है तो हम इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट, मतलब एक जगह पे बॉन्ड बना रहा है। और यदि डेंटिसिटी 2 है, यदि डेंटिसिटी 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। ठीक है, और डेंटिसिटी जैसे 3 है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। यदि डेंटिसिटी n है, यदि डेंटिसिटी, एक सेकेंड, इफ डेंटिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट। ये समझ में आया? एक लिगेंड एक मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। जैसे मसूड़े जो है तुम्हारे दांतों में गड़े हुए होते हैं, देर आर सर्टेन, मसूड़े दांतों में नहीं, सॉरी, दांत मसूड़े में गड़े हुए होते हैं, उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो अब मान लो देर आर सर्टेन, जो कुछ दांत होते हैं जो दो जगह पे बॉन्डेड होते हैं जबड़ों के साथ, तो वो डाइडेंटेड है, दो जगह पे बॉन्ड बनाया, और कुछ एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं तो उनको बोलेंगे मोनोडेंटेड।
तो डेंटिसिटी का मतलब ये है कि एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है। इज दैट क्लियर? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन सर, तो फिर सीएन के 6 सीएन, अरे जैसे एग्जांपल्स में दे देता हूं। देखो, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? मोनोडेंटेड का मतलब है एक बॉन्ड बना रहा है। मोनोडेंटेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स 1 है। जैसे Cl माइनस मोनोडेंटेड है क्योंकि एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा। Cn माइनस मोनोडेंटेड है क्योंकि एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। NH3 भी मोनोडेंटेड है क्योंकि एक लोन पेयर से ज्यादा नहीं देता ये। H2O जो है एक लोन पेयर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी नहीं देगा एक से ज्यादा। ठीक है। Br माइनस जो है वो भी मोनोडेंटेड है का। ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के। ये समझ में आया? मोनोडेंटेड का मतलब एक लिगेंड एक बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड। इज दैट क्लियर? यहां पे एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, अनायनिक लिगेंड के लिए, रुक जाओ, नहीं आर्यन नहीं, अनायनिक लिगेंड्स के लिए वाई इज वाटर मोनो, बिकॉज वाटर जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ठीक है, तो अब इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, पार्शियल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो अब वो फॉर्मल चार्ज फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होने देगा। इज दैट क्लियर? अरे रुक जाओ भैया, प्लीज वेट। बाइडेंटेड नहीं होगा एनो, सौरभ। अनायनिक लिगेंड्स का जो नामकरण होता है नॉमेनक्लेचर में, एक छोटा सा ध्यान देना है, उसके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? ओ। जैसे Cl माइनस को लिखते हैं क्लोराइडो, यदि ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो क्लोराइडो। यदि Cl माइनस इज एक्टिंग एज ए लिगेंड देन इट विल बी कॉल्ड क्लोराइडो। Cn माइनस को क्या होगा? साइनाइडो या फिर साइनो। इसी तरह से Br माइनस क्या होगा? ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो। ठीक है। फिर F माइनस फ्लोराइडो। तो अब ये तुम्हें Cl माइनस को क्लोरो या फिर क्लोराइडो लिखा है, इसका मतलब Cl माइनस इज एक्टिंग एज ए लिगेंड। ठीक है। पोटेशियम, और क्लोराइड लिखा है, इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज ए सिंपल आयन। तो अनायनिक लिगेंड के लिए क्लोरो क्लोराइडो एक सफिक्स यूज कर देते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स यदि 1 है, क्रोमियम कब बोलते हैं, क्लोरोनियम कभी नहीं बोलते, वेदांत कभी नहीं बोलते। अब देखो क्या है, अब हम बात करेंगे SO4। अच्छा देखो, SO4 2 माइनस बताओ, ये डाइडेंटेड होगा या बाइडेंटेड, मतलब मोनोडेंटेड? SO4 2 माइनस ये बाइडेंटेड होगा या मोनोडेंटेड? एवरीबॉडी प्लीज से। ओके, एक्चुअली ये मोनोडेंटेड है। ओके, नाउ नाइट्रेट आयन बाइडेंटेड होगा या मोनोडेंटेड? ये भी मोनोडेंटेट है। अच्छा, ये कार्बोनेट आयन, ये मोनोडेंटेट होगा या बाइडेंटेट? ये भी मोनोडेंटेट ही है। दिस इज अगेन मोनोडेंटेट। एंड टेल मी व्हाई। एक्चुअली देखो क्या है, एक्चुअली क्या है समझने की कोशिश करो। एक्चुअली जब सल्फेट आयन, जब Cn माइनस मोनोडेंटेड, हाँ, जब सल्फेट आयन में जब ये बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो एक रिंग बन जाती है। यदि, हाँ, यदि ये इसको हम बाइडेंटेड बताएं तो यहाँ एक रिंग बन जाएगी, रिंग फॉर्मेशन होगा इसका। अब रिंग फॉर्मेशन विल बी फेवर्ड, रिंग फॉर्मेशन विल बी फेवर्ड या फिर विल बी डन ओनली इफ it is 4 membered, sorry, it is 5 और 6 membered। बाकी सारे रिंग स्टेबल होते ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो यहां देखो 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है ना, नहीं बनेगा। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन रहा है तो ये नहीं बनेगा, एक ही डोनेट करेगा।
यहाँ पे 4 मेंबर बना, ये समझ में आया? तो इसका स्टेबल नहीं है तो नहीं बनेगा। कार्बोनेट में भी तुम देखो तो कार्बोनेट में कितना, यहाँ पे कितना मेंबर बना, 1 2 3 4, हाँ, और यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 4 मेंबर, नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? तो अब देखो बनेगा कब, एक आयन होता है ऑक्जेलेट C2O4 2-, देखो ये क्या, ये कितना मेंबर बना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर बना ना, तो ये बनेगा। तो C2O4 2- क्या है, इट इज बाइडेंटेड। ये 5 मेंबर हो गया, क्योंकि 5 मेंबर बनाएगा तो ये बाइडेंटेड है। बट ये सारे मोनोडेंटेड हैं बिकॉज ये 5 और 6 मेंबर रिंग तब बनाते ही नहीं है सेंट्रल एटम के साथ। हम ये जानते हैं कि 5 और 6 मेंबर वाले रिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो जब भी ये रिंग बनाएगा ना तो हमेशा 5 और 6 ही बनाएगा। तो यहाँ पे C2O4 2- बाइडेंटेड है। क्यों है बाइडेंटेड? क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग बना देता है। इज दैट क्लियर? एवरीबडी ये बात समझ में आ रही है? तो 2 नेगेटिव चार्ज से जरूरी नहीं है कि ये बाइडेंटेड हो जाएगा, इसका 5 या 6 मेंबर रिंग भी बनना चाहिए। उसी तरह एक होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इसको लिखते हैं EN। इथिलीन डाइअमाइन क्या होता है, देखो ये इथिलीन हो गया और ये डाइअमाइन, 2 लोन पेयर इसके पास है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, देखो तो 1 2 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा ना। तो ये क्या है, दिस इज बाइडेंटेड, दिस इज बाइडेंटेड, ठीक है। अब ये बताओ यदि इथिलीन डाइअमाइन, प्रोपाइलीन डाइअमाइन, प्रोपाइलीन ये ज्यादा कॉमन नहीं है, प्रोपाइलीन डाइअमाइन, बट फिर भी बताओ ये क्या होगा इसका डेंट, ये प्रोपाइलीन डाइअमाइन, इसका डेंटिसिटी बताओ क्या है, देखो क्या है। यहां पर जब ये बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली 6 मेंबर बन रहा है, तो बाइडेंटेड, ठीक है। अब जैसे तुमसे पूछा जाए, ये इसका नाम एब्रिविएशन होता है कॉमन, EN इज कॉमन, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा जाए ब्यूटाइलीन डाइअमाइन, तो ये बताओ इसका डेंटिसिटी क्या होगा, ब्यूटाइलीन डाइअमाइन, एक देखो ब्यूटाइलीन डाइअमाइन, इसका डेंटिसिटी क्या होगा बताओ, गुड, ये मोनोडेंटेड होगा, क्योंकि इसमें कितना मेंबर बना, इसमें कितना मेंबर बना, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मोनोडेंटेड, 7 मेंबर नहीं बनता। तो ये मोनोडेंटेड होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, सिर्फ 5 और 6 ही स्टेबल होते हैं। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स जो है, मेंबर्ड रिंग्स आर स्टेबल, बाकी स्टेबल नहीं होते। तो अब ये 7 बन गया, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये मोनोडेंटेड ही होगा, ब्यूटाइलीन डाइअमाइन इज मोनोडेंटेड। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। नहीं, प्रोपाइलीन डाइअमाइन नहीं होगा सौरभ, इथिलीन डाइअमाइन ही होता है, क्योंकि 6 मेंबर के लिए फिर कॉन्फर्मेशंस बनने लग जाते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो आज के लेक्चर में। तो देखो आज के लेक्चर में क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है 5 मेंबर से। 6 मेंबर रिंग इसीलिए स्टेबल होता है सौरभ, क्योंकि वो कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? 6 मेंबर्स के दोनों कन्फर्मेशंस थोड़ी स्टेबल होते हैं, तो यहां पर कन्फर्मेशंस नहीं होंगे उतने स्टेबल। इथिलीन डाइअमाइन ज्यादा स्टेबल होता है। देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सौरभ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगा और नॉन कॉन्जुगेटेड में 5 मेंबर। मतलब यदि रेजोनेंस हो रहा है तो 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं तो उसको कन्फर्मेशंस के फॉर्म में रहना पड़ेगा, जैसे तुमने पढ़ा होगा चेयर बॉट वो सब।
तो यदि नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और कन्फर्मेशंस नहीं है, सी जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है इन अ नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये डाउट पूछा है किसी ने, इन अ नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम 5 membered is most stable, 5 membered is most stable, ठीक है। और इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा 6 membered मोस्ट स्टेबल होगा। हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशंस जो होता है उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज्यादा कन्फर्मेशंस बनते नहीं है। और किसी को कोई डाउट है क्या? लेक्चर हो गया, जिनको डाउट है पूछ लीजिए, ये किसी बच्चे का डाउट ही था। लिखने का काम है तो यू कैन राइट डाउन, यू कैन आस्क मी टू स्क्रॉल अप और डाउन। ओके, ये आपको यू डोंट नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है यशराज, सो डोंट वरी। ये जो लिखवाया है वो किसी बच्चे का डाउट था, कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड वाली बात। डाउट क्या था उसका? डाउट ये था कि प्रोपेलिन डाइमाइन ज्यादा स्टेबल होगा या इथिलीन डाइमाइन ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ सुजल। उसका डाउट ये था कि प्रोपेलिन डाइमाइन ज्यादा स्टेबल बनाएगा लिगेंड या फिर इथिलीन, ये डाउट था उसका। तो आंसर है इथिलीन डाइमाइन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो 5 मेंबर बना रहा है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्फीयर है जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, और आयनाइजेशन स्फीयर वो स्फीयर है जहां से आयंस बनते हैं, जहां से बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, ठीक है। शिवम, इज दैट क्लियर? होमवर्क देखते हैं क्या देंगे, आई विल गिव यू, आई विल अपडेट इन द ग्रुप। एवरीबॉडी डन रिटर्न? किसी को और कोई डाउट है? लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम 6 मेंबर्ड इज मोस्ट स्टेबल, इग्नोरिंग ट्राइडेंटेड का एग्जांपल अब नेक्स्ट क्लास में ही दे पाएंगे क्योंकि अब तो टाइम हो गया है ना। हाँ अद्वैता, अनम्यूट किया है, बोलो। अनम्यूट कर दिया? अरे अनम्यूट तो किया ही है। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर अनम्यूटेड। अनम्यूट किया है? मॉडल बताएंगे। अरे आर यू अनम्यूटेड? आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसे डिफाइन किए हैं? अरे आयनाइजेशन स्फीयर इज दैट स्फीयर इन विच आयनाइजेशन टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर? अरे अनम्यूटेड, आई थिंक एवरीबॉडी इज अनम्यूटेड। सर हाँ, अगर आइसो होगा किसी कंपाउंड का और आइसो, हाँ, तो सपोज आइसो प्रोपेन है, तो फिर आइसोप्रोपेन होगा, आइसोब्यूटेन हो सकता है। हाँ मतलब कौन सा भी हाँ। कंपाउंड है, पर उसके वो जो आइसो का जो एटम है ना, उसके राइट में रिंग बन रही है स्टेबल और लेफ्ट में नहीं बन रही है, तो राइट वाला बनेगा, तो बन जाएगा क्या? राइट वाला बन जाएगा। बाय बन रहा है तो बन जाएगा क्या? हाँ, जैसे मान लो कुछ इस तरह का है, CH3CH, जैसे इस तरह से ये है, ठीक है, और यहाँ पे हाँ। ये है। तो अब ये मेटल देखो कितना बना रहा है,
1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं बना पा रहा। और देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे NH2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा। मतलब लेफ्ट में अनस्टेबल और राइट में स्टेबल है तो बन वो जाएगा। हाँ, तो जहाँ से स्टेबल है वहां से बन जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर बनेगा नीचे नहीं बनेगा। हाँ और ये क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइजेशन स्फीयर मैंने तो डिफाइन कर दिया है ना, कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन स्फीयर तो डिफाइन किया ना मैंने। अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जहां पे बॉन्ड बनता है आइसो फिर से वाला, अरे देखो एग्जाम्पल क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरह का कुछ कंपाउंड है, ठीक है, CH2, इसको फिर से मैं लिखता हूं, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसमें कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 मेंबर बन रहा है, तो ये नहीं पॉसिबल है। बट यहाँ यदि बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो ये पॉसिबल है ना। तो इधर से डाइडेंटिसिटी शो करेगा और इधर से शो नहीं करेगा। ठीक है वेदांत, इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक, चलो ठीक है फिर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।